नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से संबंधित अहम जानकारी लेकर आते हैं। कार्यक्रम में तमाम जानकारियां आपको 3 सेगमेंट के माध्यम से दी जाती है। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम गांव किसान में देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी। इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि से संबंधित अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी। वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती करें तो निश्चित तौर पर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और आपको अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं आज इस सेगमेंट में आपके लिए क्या खास जानकारी है। हमारे देश में लंबे समय से ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज भी करीब 65% लोग औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसे उच्च जैव विविधता वाले देश का दर्जा दिया जाता है। पौधों की ऐसी कई किस्में हैं जो सिर्फ भारत में पाई जाती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन का असर औषधीय पौधों की किस्मों पर भी पड़ा है। कई प्रजातियां आज विलुप्ति की कगार पर है, लेकिन सही कदम उठाए जाए तो इन्हें न सिर्फ बचाया जा सकता है बल्कि इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। हमारे देश में कई तरह के औषधीय पौधे लोकप्रिय हैं, जैसे अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गुलर। बदलते हालात में एक बार फिर औषधीय पौधों के महत्व को तेजी से अपनाया जा रहा है, जिससे खेती के क्षेत्र में भी किसानों के लिए सुनहरे अवसर खड़े कर दिए हैं। किसान पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती करके अधिक आय ले सकते हैं। हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का हर संभव सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड वर्तमान में पूरे देश में औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर काम कर रहा है। इसके तहत उपज के मूल्य संवर्धन, भंडारण व विपणन के लिए सहायता दी जा रही है, जिसके तहत किसानों की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती करना, पौधों की आपूर्ति के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, आगे के संपर्कों के साथ फसल कटाई के बाद प्रबंधन इकाइयों की स्थापना, प्राथमिक प्रसंस्करण विपणन अवसंरचना तैयार करना। खेती में सहायता करने और बढ़ावा देने के लिए करीब 140 प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। खेती की लागत से 75% की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना के तहत गुजरात राज्य में पिछले 3 साल के दौरान औषधीय पौधों की खेती गतिविधियों के लिए कुल 467,41,000 रुपए को मंजूरी दी गई है। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज से अगले 2 सालों में 4,000 करोड़ रुपए के व्यय से हर्बल खेती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को करीब 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी। कृषि के दायरे बढ़ रहे हैं। किसान अब उन रास्तों पर चल रहे हैं जहां से सफलता की मंजिल साफ दिखाई देती है। हर्बल उत्पादों की ओर बढ़ते भारत में हर्बल पौधों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसका प्रयोग दवाइयों के साथ साथ कई तरह के उत्पादों में किया जा रहा है। इस बढ़ती उपयोगिता से विकास की अपार संभावनाएं बन रही है, जिससे किसान तो आत्मनिर्भर होंगे ही, साथ ही स्वदेशी उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। ये सर कैमोमाइल है और इसका उपयोग जैसे हम लोग हर्बल और यहाँ जैसे आते हैं लोग ले जाते हैं, विशेष तौर से इसका सौंदर्य प्रसाधन में यूज होता है, शायद वो लोग बताते हैं। कैमोमाइल की नर्सरी हम लोग जब ठंडी शुरुआत होती है, जैसे आपका दिसंबर वगैरह, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नर्सरी इसकी की जाती है। जैसे आपका मिर्च वगैरह का किसी चीज़ की जाती है। और इसके बाद नर्सरी जब हमारी 20 से 25 दिन की हो जाती है, लगभग इतनी बड़ी बड़ी, तो हम उसको खेत में रोपाई इसकी लगभग 1-1 फुट पे रोपाई इसकी कर देते हैं। 1-1 फीट पे रोपाई करने के बाद पानी उसके पीछे पीछे पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद लगभग
10-15 दिन बाद हम इसकी एक निराई करवानी है। और निराई के लगभग 1 महीने जब हमारा हो जाता है तो इसमें फूल आना चालू हो जाता है। तो इसमें फूल इतने आते हैं कि हमारे 10-15 मजदूर एक तरफ, जैसे वो कल का टूटा हुआ है, अब ये आज इसे इधर टूटेगा, इधर टूटने नहीं पाएगा, फिर से उधर हमारा फूल आ जाएगा। और फूल कलेक्शन करवा के हम इसको सुखवाते, जैसे जैसे होता है सुखवा के पॉलीथीन में पैक करके रखते रहते हैं। जैसे हमारा मटेरियल मतलब हमारा तैयार हो गया, हम व्यापारी आएगा यहाँ से लेके जाएगा। और रेट में अपना लगभग 25 से लेके 32 तक, मतलब क्वालिटी के ऊपर होता है, जैसे हम क्वालिटी बना लें। जैसे अपना ये फूल ये है कि ऐसे इसमें ये पत्ती वगैरह नहीं है, और ये सूखने के बाद इसी तरह अगर बना रह गया इसका रेट हो जाएगा हमारा लगभग 30 और 32 हज़ार रुपये किलो। कार्यक्रम गांव किसान में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। इस सेगमेंट में पशुपालन संबंधी अहम जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। जी हाँ, कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी अगर आप अपनाएं तो न सिर्फ खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे आपको अतिरिक्त आमदनी भी होती है। वहीं पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि बदलते मौसम में पशुओं की देखरेख भी उचित तरीके से की जाए। तो आइए देखते हैं पशुपालन संबंधी अहम जानकारी। राजस्थान में ऊंट का ज्यादातर उपयोग सीमांत या छोटे किसान करते हैं। वो इन ऊँटों की सहायता से खेत में हल जोतने, माल ढोने और परिवहन आदि के कामों को सफल बनाते आ रहे हैं। इसके अलावा सीमा सुरक्षा क्षेत्रों में भी ऊँटों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा महत्व इसके दूध का है। सिर्फ इसके दूध का सही तरह से उत्पादन करके किसान कई गुना आय कमा सकते हैं, क्योंकि नई नई शोधों में ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले औषधीय गुणों के कई राज सामने आ रहे हैं। ऊँटनी के दूध के औषधीय गुण: इसका दूध बैक्टीरिया व वायरस की वृद्धि को रोकता है, कई रोगों के इलाज में अहम भूमिका निभाता है। ऊँटनी के दूध में वसा, प्रोटीन, लैक्टोज व खनिज तत्व मौजूद होते हैं। ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले रासायनिक अवयव: जल की मात्रा 88.55 से 90.15%, वसा 02.60 से 03.50%, प्रोटीन 03.73 से 03.89%, कैसीन 02.90 से 03.02%, अम्लता 00.12 से 00.14%, पीएच मान 06.36 से 06.58। इस तरह से देखा जाए तो ऊँटनी के दूध में पाए जाने वाले गुण उसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे ऊँटनी के चारे में अचानक बदलाव ना करें, पीने के लिए साफ और हल्का मीठा पानी दें, पीने का पानी खारा नहीं होना चाहिए, खारे पानी में मौजूद लवण पशु को हानि पहुंचा सकते हैं।
ऊँटनी का आवास और आहार साफ सुथरा रखें। गर्मियों में पशु को ज्यादा तापमान से बचाने के उपाय करें। बीमारियों के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें। भरपूर दूध उत्पादन लेने के लिए पशुपालकों को पशु के आहार पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। ऊँट प्रतिदिन अपने शारीरिक भार का अधिक से अधिक 1.5 से 2% चारा खाता है। ऐसे में ऊँट के आहार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें हरी घास, खरपतवार, झाड़ियाँ और पेड़ों के पत्ते, सूखा चारा जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग और मोट का भूसा होता है। दाने के रूप में आहार इसमें बाजरे व जौ का आटा, गुड़, चना, मोट, मूंग, ज्वार, मक्का, गेहूं, तिल और सरसों की खल शामिल है। इसके साथ ही रोगों से बचाव भी जरूरी है। ऊँट में मुख्य रूप से 2 प्रकार के रोगों की आशंका बनी रहती है, जिसमें पहला है सर्रा रोग। ये रोग परजीवी खून चूसने वाली मक्खी टेबनस के काटने से फैलता है। इस रोग के लक्षणों में बुखार आना और कमजोर होना शामिल है। कभी कभी ऊँट के शरीर में सूजन भी आ जाती है। इससे बचाव के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर इंजेक्शन लगवाना चाहिए। वहीं दूसरी बीमारी है मेंज या खाज। ये रोग ज्यादातर सर्दियों में होता है। इससे बाल उड़ जाते हैं, चमड़ी काली पड़ जाती है। इसके निदान के लिए पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे, इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं जो अपने मेहनत और लगन के बल पर कृषि को एक अलग ही ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर कृषि के तौर तरीकों को बदलकर और नई तकनीकों को अपनाकर इन्होंने कामयाबी की इबारत लिख दी है और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से। जैविक खेती करने की पहली सीढ़ी पशुपालन है, क्योंकि पशुओं से मिलने वाले गोबर और गौमूत्र से ही जैविक खाद और कीटनाशक बनाए जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर किसान पशुपालन करते हैं, या ये कहें कि ज्यादातर पशुपालक जैविक खेती करने लगे हैं।
यही वजह है कि राजस्थान की धरती को उपजाऊ बनाने में पशुओं का विशेष योगदान है। इस महत्वपूर्ण बात को किसान तेजी से अपना रहे हैं और जैविक खेती से भरपूर पैदावार ले रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है रंजीत सिंह, जो गौपालन के साथ कृषि में भी लाभ कमा रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। हम पशुपालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं। और गायों में हमारे HF है और साहिवाल है, गिर है और नागौरी है, भैंस भी रखते हैं। पशुपालन से हमें दूध मिलता है, मक्खन मिलता है और सेहत के लिए ये भी अच्छा है। और हमारी जो फसल करते हैं तो फसल में घेरने के लिए जो खाद है वो पशु से मिलती है। अगर अच्छी खाद मिलेगी तो अच्छी पैदावार मिलेगी। और हम देसी गाय की गोबर और गूंद से ही खेती कर रहे हैं। जैसे देसी गाय के गोबर से गंजीवामृत बनाते हैं, वो जो केमिकल वाले जो DAP डालते हैं उसी जगह हम गंजीवामृत डालते हैं और गंजीवामृत का रिजल्ट DAP से भी अच्छा रिजल्ट है। और गूंद से जीवामृत बनाते हैं, गूंद और गोबर दोनों से जीवामृत बनाते हैं। वो भी फसल के अंदर स्प्रे भी करते हैं और वो ज़मीन में भी चलाते हैं। उससे जीवाणु से पोषक तत्व जो फसल को चाहिए वो मिल जाते हैं। और जो हमारी खाद है वो भी जीवामृत डालने से एकदम तैयार हो जाती है, तो फसल के लिए अच्छी रहती है। और जो फसल के लिए कीटाणु के लिए जो दवाई बनाते हैं वो 10 बन्नी अर्क बोलते हैं। वो 10 भांत के कड़े हुए पत्ते लेते हैं, वो डालते हैं। देसी गाय का गुड़ डालते हैं, उससे वो बनाते हैं। जो मेथी का अल है, जो इल्ली हैं, वो उससे भाग जाती हैं। और एक पंचगव्य भी बनाते हैं जो फसल में थोड़ी नाजुक सुगंधित हो और बढ़वार भी अच्छी हुए। गाय को दुलार कर रहे हैं ये है किसान रंजीत सिंह। उनके पास करीब 25 देसी नस्ल की गायें हैं जिनसे भरपूर दूध उत्पादन मिलता है। वे बताते हैं कि वर्ष 2013 से वे जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती को अपनाने के लिए रंजीत जी ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें तरह तरह के जैविक खाद और कीटनाशक बनाने की जानकारी दी गई। वे जैविक रूप से हर सीजन में अलग अलग फसलें लेते हैं, जिसमें रबी, गेहूं, जौ, चना और मेथी, खरीफ, बाजरा, मूंगफली, ज्वार और ग्वार, जायद, सब्जी फसलें और तरबूज की फसलें लेते हैं। वे बताते हैं कि राजस्थान में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए वे फव्वारा और ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं। इन विधियों से फसल को पर्याप्त पानी भी मिल जाता है और भरपूर पैदावार भी मिलती है। रंजीत जी मल्चिंग का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे खरपतवार पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है और उपज की गुणवत्ता बनी रहती है। रंजीत मानते हैं कि खेती और पशुपालन के बीच एक सिस्टम काम करता है, जिसमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं होती। उनके इस सिस्टम को समझने कई किसान उनके पास जानकारी लेने आते हैं। रंजीत जी युवा किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे जीरो बजट कृषि पद्धति को अपनाया और बढ़ाया जा सके। सन 2013 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जब बजाज फाउंडेशन ने हमको ये मोटिवेट किया, उसको हमको समझाया, तो पहले तो हम जानते नहीं थे जैविक खेती क्या है। वे फर्टिलाइजर गिरते थे और बजाज फाउंडेशन के कहने पर हमने ये स्टार्ट किया और ये बहुत ही अच्छा रहा। और रबी के अंदर हम जो गेहूँ बोते हैं, जौ बोते हैं, चना बोते हैं, मेथी दाना बोते हैं। और खरीफ के अंदर बाजरा की फसल लेते हैं, मूंगफली की फसल लेते हैं, मक्का लेते हैं, ज्वार लेते हैं और गंवार की फसल लेते हैं। गेहूँ की फसल 4.5 महीना का टाइम लेती है। 10 नवंबर से 25 नवंबर तक गेहूँ की बिजाई हो जानी चाहिए। और इतना टाइम जो गेहूँ का सभी का लगभग एक ही टाइम है। और जो उस टाइम मूंगफली है, मूंगफली 10 मई से 25 मई तक मूंगफली की बिजाई हो जानी चाहिए। और फसल तो जो बरसात आएगी तभी बोई जाएगी। अब से 15 रोज़ बाद में गेहूँ की कटाई कर देंगे, फिर ज़मीन की जुताई करके ज़मीन को छोड़ देंगे। अगर मूंगफली करनी है तो मूंगफली में पड़ाव करके मूंगफली की 10 मई से 25 मई के बीच का पीरियड में मूंगफली की बिजाई कर लेंगे। हमारे यहाँ पर जो M13 और सोनापारी की 2 मूंगफली है वो ज़्यादा बचती है। और मेथी का टाइम भी वही है, गेहूँ के साथ ही मेथी बोई जाती है और पकने में टाइम भी मेथी उतना ही लेती है। मेथी की अब कटाई 15 रोज़ बाद मेथी कटाई, अब ये लास्ट पानी चल रहा है, ये पानी चलने के बाद कटाई हो जाएगी। तरबूज को जो 2.5 महीने का टाइम में तरबूज तैयार होता है। तो याद में जो फसल कटने के बाद ज़मीन रोक भी लेते हैं ना, गेहूँ जो कटने के बाद भी और भी बोएंगे। जो तरबूज करते हैं वो तो हम सब ड्रिप से करते हैं और फसल हम सब फुहारे पत्ते से करते हैं। और ड्रिप से कम पानी लगेगा, तरबूज में रोग कम आएगा
और मेहनत भी बार बार फुहारा नहीं मिलने पड़ेगा, बेलू तले कुचली जाएगी, ड्रिप होगी तो वो दिक्कत नहीं आएगी। और मल्चिंग इसलिए लगाते हैं कि जो खरपतवार है वो ज़्यादा न हुए, और मल्चिंग से जो तरबूज की है वो क्वालिटी भी अच्छी बनती है। सब पहले कैरियों से फसल करते थे, जो 10 बीघा ज़मीन की प्यार करते थे तो फुहारों से हम उसके 40 बीघा प्यार कर लेते, इतनी ज़्यादा कर लेते। और जो हम लोग खेती करते हैं तो इसमें जो और गांव के जो गरीब लोग हैं उसको यहाँ पे मजदूरी भी मिलती है, उसका भी हमारे खेती से चूल्हा जलता है। और हम जो खेती कर रहे हैं इसकी अच्छे तरीके से देख के SCR के लोग हैं वो भी यहाँ पे, जब शरद गोदा जी है वो भी यहाँ टीम लेके 3-4 रोज़ यहाँ पे ट्रेनिंग लेके गए थे, और लोग भी हमारे पास ट्रेनिंग लेते आते हैं। और कभी हमको जो बोलते हैं भाई आप किसानों को बता के आओ, तो हम जाके भी बता कर आते हैं। रंजीत सिंह जैसे किसान राजस्थान की कृषि को नए स्तर में ले जाने में मददगार साबित हो रहे हैं। वे मानते हैं कि जैविक खेती एक ऐसा विकल्प है जो राजस्थान में भी हरियाली लाने में संभव है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।